हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका सीएम स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है जो पहले 6 तारीख को होना था, अब 13 को है। तो दिस इज़ द सैम्पल पेपर ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पोर्शन का जो आपके सैम्पल पेपर है, आज मैं उसको आपको सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें आपके ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो लास्ट मिनट जो रिवीजन है आपकी, तो ये आप इस तरह के क्वेश्चंस जरूर करके जाना। ठीक है, तो आप स्कोर कर पाओगे। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये चॉइसेस दे रखी है। तो बच्चे 7th क्लास में आपने पढ़ा था, ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है? सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे। आपको एक एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पर। अब देखो इधर, इसको हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली। तो इसका सॉल्व करूँगी, जल्दी से कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। यहाँ आइडेंटिटी लगा दी। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, माइनस 2xy। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी इक्वल होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर। ए क्या है? x, b क्या है? y। और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर। ये आपकी OMR शीट आपको दी जाएगी, उसमें आपने फिल करना होगा कि a होगा, b होगा, c होगा या d होगा। तो पहले आप उसको सॉल्व कर लोगे और फिर उसको मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32ab स्क्वायर c किसके इक्वल है? अब देखो 32, 8 4 जा 30, 2 1 जा 32। a एक बार है, b 2 बार है और c एक बार है। तो यही मैच कर रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? a। नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। तो इनको प्लस करोगे और यहाँ पे इसको माइनस किया, तो आंसर क्या जाए? और फिर इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके पहले 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने यही, अगर आप ये लास्ट टाइम में ये वीडियो देख के जाओगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको ध्यान देंगी कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। Now next question is, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है, अब देखो हर टॉपिक कवर हो रहा है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कवर हो गया इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। when the price of a cycle was reduced by 20%, the number of cycles sold increased by 20%. The total effect on total sale of the shop। ऐसा देखो क्या क्वेश्चन है, when the price of a cycle was reduced by 20%। साइकिल का जो पहले प्राइस था उससे 20% कम हो गया।
तो दुकानदार ने ये देखा कि नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वो बढ़ गई, सस्ती हो गई, तो लोगों ने ज़्यादा खरीदनी शुरू कर दी, तो सेल जो थी वो 20% बढ़ गई। द टोटल इफेक्ट ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ शॉप। तो क्या सेल में क्या फ़र्क पड़ा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट लॉस का आपका और परसेंटेज का टॉपिक है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। व्हेन द प्राइस, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, बहुत इजी मेथड होता है कि 100 रुपीज़ मान लो, पहले का प्राइस समझो बात को, प्राइस जो है पहले हमने 100 मान लिया और सेल भी मान लो हमने क्या मान ली, 100। अब प्राइस जो था वो 20% रिड्यूस हो गया, 20% रिड्यूस होने से रिड्यूस्ड प्राइस क्या हो गया, 80 रुपीज़ हो गया, क्योंकि 20% रिड्यूस हुआ है। और साइकिल की जो सेल थी वो इंक्रीज हो गई, साइकिल जो पहले 100 बिकती थी अब कितनी बिकनी शुरू हो गई, 120। तो पहले हम देखते हैं, अगर 100 प्राइस था, 100 रुपीज़ प्राइस था और तो 100 साइकिल की सेल होती थी, तो उसको कितने पैसे आते थे दुकानदार को, 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 रुपीज़ आते थे। अब प्राइस जब 80 हो गया तो साइकिल्स कितनी बिकनी शुरू हो गई, 120, तो 9600 आने लग गए उसके पास पैसे। तो पहले इतने आते थे अब इतने आए, तो सेल क्या हुई, डिक्रीज हुई। और कितनी डिक्रीज हुई, इसको इसमें से माइनस कर लो, 400 की सेल, रुपीज़ की सेल जो है वो डिक्रीज हो गई। अब अगर हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है तो पहले जो पहले वाला प्राइस था उसको ऊपर और इंटू, तो कितनी डिक्रीज हुई, 4%, डिक्रीज हो गई 4%। ठीक है, 4 चॉइसेस दी हुई थी इसमें कि 4% डिक्रीज होगी, 4% इंक्रीज होगी, 10% इंक्रीज होगी या 10% डिक्रीज होगी। तो हमने क्या निकाला आंसर, डिक्रीज बाय 4%। तो ये आपका परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का आपका टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक बैग में, अ बैग 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसका आपका पूछा जाए, रेड बॉल कितनी थी, 4, वो ऊपर और टोटल बॉल्स नीचे, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। तो चॉइसेस दी हुई थी 1/2, 2/3, 1/4 या 1/5, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 1/2। अगला क्वेश्चन आपका डेटा हैंडलिंग पर है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन इज, जीरो, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, और आपको ये दिया हुआ है ये बार ग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंग्लिश जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 20 तक, पंजाबी मान लो जा रहा है 25 तक, मराठी। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है आपको, मैं जस्ट इसका बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल,
उस हॉस्टल में टोटल कितने बच्चे थे। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है टोटल कितने बच्चे थे, तो आप इन तीनों के जैसे 20, 25 और 15, जहाँ तक इधर इंग्लिश कितने बच्चों ने ली, पंजाबी कितने बच्चों ने ली और मराठी कितने बच्चों ने ली, इन सबको क्या कर लोगे, ऐड। ठीक है, अगर आ जाता है मान लो कि कौन सा सबसे ज़्यादा लिया, तो मतलब ये रीड करना आना चाहिए आपको बार ग्राफ, इस तरह से आप इसको रीड करके कोई भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता है। आपको मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट में का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर T। A क्या है, अमाउंट, P क्या है, प्रिंसिपल जो हमने पहले डिपॉजिट कराए, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और T क्या है, टाइम। जैसे एक क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट निकाल के उसमें से प्रिंसिपल को क्या कर लेते हैं, माइनस। पहले अमाउंट निकाला जाता है इस फॉर्मूले से और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹800 एट 5% पर एनम फॉर 2 years। तो A आपको निकालना है, P कितना है 800, 1 प्लस R कितना है 5/100 रेज टू पावर T, T मीन्स टाइम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 100 एंड को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 प्लस 5 105, और क्योंकि इसकी पावर 2 है तो ये कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। अब इसको जितना कैंसिल हो सकता है इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 5 1 जा, 5 2 जा 5 1 जा एंड 4 2 जा। तो 2 इंटू 21 इंटू 21 इज 441, 882। तो ये अमाउंट आ गया। तो अगर अमाउंट ही पूछा जाता है तो यही आंसर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे, 882 में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, माइनस, तो आंसर आ जाएगा 82। तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका इसमें कवर कर दिया, फॉर्मूला लर्न कर लो और इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। नेक्स्ट इज, एक बच्चे आपका टॉपिक जो है वो है वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम की टॉपिक करने के लिए आपको जो भी सॉलिड फिगर्स है उनके पहले तो फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर आ जाता है तो L इंटू बी इंटू एच। क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, और स्फीयर का, ये सॉलिड फिगर्स जो आपके सिलेबस में है ये सॉलिड फिगर्स है और उनके वॉल्यूम के ये फॉर्मूले हैं, 4/3 πr³। ओके, अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स of earth must be dug out to construct a well of depth 28 meter and diameter 3 meter। अब आपको पता चल रहा है, एक आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम निकालते कब है। वॉल्यूम निकालते हैं कि इसके अंदर, जैसे कि ये गिलास है, ये सिलिंड्रिकल है, इसमें कितना पानी आएगा, तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। किसी के अंदर कितनी चीज़ आएगी, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। और अगर मान लो मैंने इसके आसपास कुछ लपेटना है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, अब ये सिलेंडर है, क्वेश्चन में क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ वेल। वेल आपने देखो वेल कैसा होता है,
सिलिंड्रिकल। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपके इसमें कोई उसके मार्क्स वाले हैं, आपको तो फटाफट फॉर्मूला याद होना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7। रेडियस, जब भी डायमीटर दिया हो तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 2, 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच। हाइट क्या है इसकी, जो उसकी डेप्थ है 28। सॉल्व कर लोगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 9, 198। कितनी अर्थ, कितनी मिट्टी निकलेगी उसमें से, 198 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये वॉल्यूम का था आपका क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। देखो इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज दिखाई थी, वो फैक्टराइजेशन में भी वो आइडेंटिटीज काम आती है। पहले देखो ए बी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो। 4a को क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर, 9b को लिख सकते हैं 3b स्क्वायर, और -12a, -16c को लिख सकते हैं 4c स्क्वायर। अब देखो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये इस फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 2a, माइनस बी क्या है 3b, -4c स्क्वायर। अब दिस प्लस 4c और 2a माइनस 3b माइनस, आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। एक ब्रैकेट में दिस प्लस दिस, एक ब्रैकेट में दिस माइनस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 3/11 इंटू 5/6 माइनस 9/12 इंटू 4/3 प्लस 5/13 इंटू 6/14। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, जितना सॉल्व हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 5/20 माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 से 3, तो यहाँ पे क्या रह गया -1 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 2/3। ठीक है, अब या तो तीनों को इकट्ठे सॉल्व कर लो, और या हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर इकट्ठे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 12 और 13 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो एलसीएम कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके दोगे, 276 एलसीएम आ गया। अब 22 को जब हम 276 से डिवाइड करेंगे कितना जगह, 13 13 5 ज़ा 65, 1 को इससे किया 276 1 ज़ा, 13 को इससे करेंगे 22, सॉरी यहाँ पे 286 आएगा, 286। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, देखो आ रहा है, हाँ 13 5 ज़ा 65, यहाँ पे 286, और प्लस इसको 13 से जब करेंगे 22 2 ज़ा 44। अब इन दोनों को ऐड कर लो, -286 अपॉन 286। तो बस इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज आंसर क्या आएगा, -177 अपॉन 286। तो
ए पार्ट इसका. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड क्यूब रूट ऑफ. कल ही मैंने ये टॉपिक कराया था, क्यूब रूट ऑफ -3/8. तो कैसे करेंगे, पहले इनको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 8 3 ज़ा 24 एंड 3 27/8. अब हमने इसका कल मैंने आपको एक्स्ट्रा में क्वेश्चन कराया था कि -27/8. तो माइनस का साइन बाहर. 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब. तो क्यूब रूट से बाहर आ जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट ऑफ इनमें से कौन क्यूब रूट है. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आप ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट को रिमूव करें. ठीक है, पॉइंट को रिमूव कर दिया, बहुत इजी हो जाता है उससे. अब आपने इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट. अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब. तो क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब कैंसिल, ये सब बाहर आ जाएंगे क्यूब से, 3/10 रह जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 0.3. एक के बाद पॉइंट आएगा ना यहाँ से, तो 0.3, तो 0.3 विल बी द आंसर. Next is length of the side of a cubical box. Length of side of cubical box आपको दे रखी है 1.331 क्यूबिक सेंटीमीटर. जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. देखो, जब आपको क्यूब का आपको वॉल्यूम दिया हो, क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वॉल्यूम, अगर आपको साइड दी है, जैसे मान लो साइड 2 है और आपने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या कर दोगे, 2 × 2 × 2 2 का क्यूब. और अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और साइड निकालनी है, तो आप उसका क्या निकालोगे, क्यूब रूट. तो साइड कैसे आएगी इसकी, क्यूब रूट ऑफ 1.331. पॉइंट रिमूव करोगे, ये आ गया. अब 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का, और 1000 किसका होता है, 10 का. तो बाहर आ जाएगा ये सारे 11/10. तो आंसर विल बी 1.1 सेंटीमीटर. तो जिसका वॉल्यूम ये है उसकी साइड ये होगी, और अगर साइड गिवन है और वॉल्यूम निकालना है तो क्यूब निकालो. ठीक है. Next is if 3x plus 4y is equal to 18, xy is equal to 6, find 9x square. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. चॉइस दे रखी है 324, 180, 170, 144. इनमें से क्या आंसर आएगा ये आपने फाइंड करना है. तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्वायर, तो हम जो चीज़ ये गिवन है इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे. 3x + 4y का भी स्क्वायर कर लेते हैं और 18 का भी स्क्वायर. तो अब इसको आइडेंटिटी लगाएंगे. 3x² + 4y² + 2 × 3x × 4y, और 18 का स्क्वायर होता है 324. तो 9x² + 16y² + 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24xy. अब देखो इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं रहने दो, और 24xy की जगह हम क्या लगा सकते हैं, 6. 320. तो 9x² + 16y² 324 -
144। तो आंसर क्या आ जाएगा 180। तो 180 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 218 lies between 12 and 13, 13 and 14, 14 and 15, 15 and 16। इसका स्क्वायर रूट आप देखो, कंप्लीट स्क्वायर 218 का जो कंप्लीट स्क्वायर इसके जो पास है वो है 225, और 225 किसका स्क्वायर है 15। तो यानी कि ये 15 और उसके बाद वाला, मतलब 15 और उससे पहले वाले के बीच में लाई करेगा, तो 14 और 15 के बीच में। ठीक है, अगर आपसे मान लो पूछा जाता 238 किसके बीच में लाई करेगा, इसका स्क्वायर कर लो। देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 16 का क्या होता है 256। तो 208 अगर 38 पूछा जाता तो इसके बीच में नहीं करता। तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो, इनके स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, फिर देख लो ये किसके बीच में लगेगा। ठीक है, विच ऑफ द following numbers ends with digit 1। 123 का स्क्वायर, 149 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर या 117 का स्क्वायर। तो लास्ट नंबर का आपको एंड का डिजिट पूछ रहा है, तो लास्ट नंबर का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो वो इसका मतलब वो एंड विद द डिजिट, क्वेश्चन है विद द डिजिट 1, तो ये तो नहीं करेगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 81 में 1 आ रहा है ना, दिस विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। अब देखो इधर यहाँ से शुरू करोगे। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो थोड़ा सी यहाँ पे क्या आएगा 15 और यहाँ पे 154 पहले से है, तो ये बन गया 169। तो पूरे 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 130, तो 108 के साथ क्या आ गया 121। यहाँ तक 121 आ गया। 1 किसका होता है 11 का। अब इनका आंसर 11 आ गया, उसको हमने किस में ऐड करना है 25, और 25 और 11 क्या होता है रूट 36, तो 6। अब इन सब का आंसर आ गया 6। 6 को 10 में ऐड करोगे 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। तो आंसर विल बी, अंदर से शुरू करना है, पहले इसका लो, इसमें जोड़ो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको इसमें जोड़ो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, फिर इनका जो आंसर आएगा उसको 25 में जोड़ा, उसका निकाला, और फिर इन सब का जो आंसर है 10 में जोड़कर फिर उसका निकाला। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose
सरफेस एरिया इज 600 मीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसके, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 600। जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला, और फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप लगा पाओगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 100। a 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो साइड कितनी आ गई 10। अब निकालना है वॉल्यूम, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 1000 क्यूबिक मीटर। आपको इसमें चॉइसेस दे रखी थी, 100 मीटर क्यूब, 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा या 1000। तो हमारा आंसर क्या आया 1000 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is 24√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपने इसका क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर एरिया का क्वेश्चन है ये। 6√6 होगा, 12√6 होगा, 15√6 होगा या 15√3 होगा। अब एरिया मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगाना है। इक्वेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 24√3। इक्वेटर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है √3/4 a स्क्वायर 24√3। अब क्या होगा देखो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 24√3, 4 ऊपर चला जाएगा और √3 a स्क्वायर इज 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 इंटू 4, 24 को लिख सकते हैं ना 4 इंटू 6। तो 4 का तो स्क्वायर हो गया और 6 अकेला रह गया, तो a कितना हो जाएगा 2√6। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, हमने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला, सॉरी a स्क्वायर हो जाएगा 4√6। ठीक है, और फिर इसको, ये हमारी साइड आ गई। अब हमने इसके क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या हो गई 4√6 4√6 4√6। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, इनको जोड़ोगे 4 and 4 8 and 4 12√6। तो आंसर क्या आ जाएगा 12√6। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा इसका आपको। Next is a regular polygon has 18 sides। तो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, कई बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको में किसी भी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो जितनी साइड्स होंगी उसको हमने 360 से क्या कर देना है डिवाइड, 360 को 18 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो जितनी भी साइड्स हैं उसको आपने 360 से डिवाइड करके आपको एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और उल्टा भी आ सकता है कि आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, साइड्स निकालनी है, तो भी आपने 360 से ही डिवाइड। अब जैसे ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, ये आपको एक रोम्बस दिया हुआ है और ये एंगल आपको दिया हुआ है 80 का। आपको फाइंड करना है एंगल CAD। CAD 45 का होगा, 50 का होगा, 80 का होगा या 100 का होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो CAD पहले मार्क कर लो कौन सा एंगल है। यहाँ से शुरू है A B C और ये D, तो CAD कौन सा एंगल है CAD, ये एंगल फाइंड। अब देखो आपको मालूम है कि ये रोम्बस के
जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180। अगर ये 80 का है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ये 80 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 80 का। अब क्योंकि रोम्बस है तो इसकी दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर ये साइड्स इक्वल है तो ये एंगल भी x हो जाएगा और ये एंगल भी x। तो x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100, तो x कितना आ जाएगा 100/50। तो ये एंगल की राइट चॉइस क्या होगी, 50 डिग्री। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, हाँ अब देखो स्पीड और उस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे द स्पीड ऑफ अ कार जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना है। तो 30 किलोमीटर पर आवर बनेगी, 60 किलोमीटर पर आवर बनेगी, 108 किलोमीटर पर आवर बनेगी, या 144 किलोमीटर पर आवर, ये आपको निकालना है। तो जब भी मीटर, देखो किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000, तो और मीटर में किलोमीटर क्या होंगे 1/1000। 1000 से क्या कि देखो बच्चे ये याद कर लो, पहले किलोमीटर, फिर हेक्टामीटर, फिर डेकामीटर और फिर मीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को उल्टा चलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब हमने मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 30 को 1000 से तो हम क्या कर देंगे डिवाइड, और सेकंड को आर में बदलना है और वो नीचे था तो ये ऊपर जाके मल्टी, सेकंड में आर कितने होंगे 3600, तो आंसर कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर पर। तो क्या तरीका है, मीटर को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना है, 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से, ठीक है। तो यू कैन एट द लास्ट मिनट यू कैन रिवाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें मैंने कई फॉर्मूले भी बता दिए आपको, इसी के ऊपर बेस्ड आपको पेपर आ सकता है। थैंक यू।